फ्रेंड्स, कहते हैं कि किसी की खामोशी और सादगी का ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हर किसी के सब्र की एक इंतहा होती है और जब वो टूट जाए तब आता है एक ऐसा सैलाब जो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाता है। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही आदमी की है जो कई सालों तक लोगों के अत्याचार सहता रहा। हर किसी ने बस उसका फ़ायदा ही उठाया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि उसका मानना है कि उम्मीद अच्छी ही नहीं, सबसे अच्छी है। और अंत में उसने कुछ ऐसा किया जिससे हर कोई दंग रह गया। सभी बस सोचते ही रह गए कि ये क्या हो गया। फ्रेंड्स, 1994 में रिलीज माई ऑल टाइम फेवरेट इस मूवी का नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोर्ट में दलीलें पेश की जा रही है। एंडी पे आरोप है उसकी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड के मर्डर का। एंडी एक बहुत बड़े बैंक का वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन सारे सबूत एंडी के खिलाफ हैं, इसीलिए उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। सज़ा के लिए एंडी को जिस जेल में रखा गया है उस जेल का नाम है शॉशैंक। इस जेल में सुरक्षा इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से भाग पाना नामुमकिन है, और यहाँ के गार्ड्स तो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि कैदी उनसे आंखें तक नहीं मिला पाते हैं। इस जेल में ऐसे कई कैदी हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पे बिता दी है। एक सीधे साधे बैंकर के लिए ये जेल किसी नर्क से कम नहीं है। एंडी को यहाँ जब लाया गया तब उसके भोले भाले चेहरे को देख के सभी को लगा कि ये यहाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि इतने खूंखार कैदियों के साथ इतने पढ़े लिखे और सभ्य समाज के किसी इंसान के लिए रह पाना बहुत मुश्किल है। कई कैदियों ने तो उस पर सट्टा भी लगाया कि एंडी हार मान जाएगा, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं टूटा। एंडी हमेशा अपने आप में ही रहता। वो ऐसे घूमता जैसे ये जेल नहीं कोई पार्क हो। वो किसी से कुछ खास बातें नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ एब्जॉर्व कर रहा है। एक दिन वो रेड नाम के एक कैदी के पास आता है। रेड को इस जेल में 30 साल हो गए हैं और वो अब यहाँ चोरी छिपे लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान ऊंचे दाम पर दिलवाता है। एंडी उससे अपने लिए एक 6-7 इंच का पत्थर तराशने वाला हथौड़ा मंगवाता है। ये बात सुन के रेड को थोड़ा शक होता है कि कहीं उसे ये किसी को चोट तो नहीं पहुँचाना चाहता, या कहीं इस जेल में सुरंग बना के यहाँ से भागने तो नहीं वाला। इसीलिए वो एंडी से इसे मंगवाने की वजह पूछता है। जवाब में एंडी बोलता है कि उसे पत्थर तराशने का शौक है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तुम उसे देखोगे तो तुम भी समझ जाओगे। खैर, घबराते हुए रेड उस हथौड़े को मंगवा लेता है, लेकिन जब वो उसे देखता है तब उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि इस हथौड़े से एंडी को जेल में सुरंग बनाने में कम से कम 600 साल तो लग ही जाएंगे। हम देखते हैं कि जब एंडी को हथौड़ा मिलता है तो उसे बहुत खुशी होती है। अगले दिन बातों बातों में रेड एंडी को सावधान करता है कि इस जेल में 3 लोगों की उस पर गंदी नज़र है। जल्द ही रेड की कही बातें सच साबित होती हैं, जब वो 3 कैदी मौका देखकर एंडी पे हमला कर देते हैं। वो एंडी को बुरी तरह मारते हैं, साथ ही उसे फिजिकली अब्यूज़ भी करते हैं। ये सिलसिला अगले 2 साल तक ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन एंडी ने कभी भी इसकी शिकायत किसी से नहीं की। एंडी के चेहरे पे हमेशा एक अजीब सी खामोशी और पूरा शरीर चोटों के निशान से भरा रहता। एक दिन जब एंडी रेड और कुछ साथी कैदियों के साथ छत पे रिपेयरिंग का काम कर रहा था, तभी हेडली नाम का एक गार्ड अपने साथियों को बोलता है कि उसके भाई ने उसके अकाउंट में $30,000 सेंड किया था, लेकिन उसका उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी सारे पैसे टैक्स के रूप में सरकार के पास चले जाएंगे। तभी एंडी हेडली के पास जाके बोलता है कि क्या तुम अपनी वाइफ पर यकीन करते हो? ये सुनते ही हेडली को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी कॉलर पकड़ के छत से नीचे गिराने ही वाला था कि एंडी जल्दी से बोलता है कि अमेरिकन टैक्स लॉ के तहत अगर कोई इंसान चाहे तो अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी वाइफ को $60,000 गिफ्ट के रूप में दे सकता है, और ये अमाउंट टैक्स फ्री है। मैं आपका ये काम फ्री में कर सकता हूँ सर, बस आप मेरे साथियों को 3-3 बियर पिला दीजिएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि एंडी के सभी साथी छत पे बियर पी रहे हैं और एंडी दूर छाव में बैठ के उन्हें देख रहा है। आज उसने अपने साथी कैदियों के लिए जो किया वो उनके लिए बहुत ज़्यादा था। उसने उन्हें खुले आसमान में बियर पिला के आज़ादी का एहसास करवाया। आज उन कैदियों को स्ट्रिक्ट गार्ड भी नर्म दिल लग रहा था। उसी रात हम देखते हैं कि सभी कैदियों को जेल में मूवी दिखाई जा रही है। अचानक एंडी रेड के पास आता है और उसे अपने लिए उस मूवी की हीरोइन की एक बड़ी सी पोस्टर लाने को बोलता है। ये बोल के एंडी उस रूम से बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर आते ही उसे वही 3 लोग पकड़ लेते हैं जो बार बार उसे अब्यूज़ करते हैं। लेकिन अब और नहीं, इससे उन तीनों कैदियों को बहुत गुस्सा आ जाता है
और वो एंडी को इतनी बुरी तरह मारते हैं कि उसे 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। और जिसने एंडी को पीटा उसे भी 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। जब वो 1 हफ्ते बाद अपने सेल में वापस आता है तो उसका सामना हेडली से होता है। हेडली उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। इधर 1 महीने बाद एंडी के हॉस्पिटल से वापस आने के बाद जेल का वार्डन नॉर्टन एंडी के सेल में आता है और वो सेल की तलाशी लेता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तलाशी के दौरान वार्डन को वहाँ वो हथौड़ा नहीं मिलता जो एंडी ने रेड से मंगवाई थी। दरअसल वार्डन यहाँ तलाशी के बहाने एंडी से मिलने आया था क्योंकि उसने हेडली का बहुत सारा टैक्स बचाया था। यही वजह है जो वार्डन को यहाँ तक खींच लाई। इसके कुछ दिनों बाद एंडी को असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना दिया जाता है। इस लाइब्रेरी में ब्रुक्स नाम का एक बूढ़ा आदमी है जो पिछले 50 सालों से इस लाइब्रेरी को संभाल रहा है। अब वो अपनी ज़िंदगी के अंतिम दौर में है और एंडी को उसी का असिस्टेंट बनाया गया है। हालांकि एंडी को इस बात से थोड़ी हैरानी ज़रूर हुई कि अचानक उन्हें असिस्टेंट लाइब्रेरियन की ज़रूरत पड़ गई, लेकिन उसकी हैरानी जल्द ही दूर हो गई जब उसे वार्डन के इनकम टैक्स की जिम्मेदारी दी गई। पहले साल तो एंडी ने जेल के आधे गार्ड्स की ITR फाइल की और उसके अगले साल उसने जेल में हर एक गार्ड की ITR फाइल की। इस तरह से उसके पास काम का अंबार लग गया। इसीलिए उसे एक हेल्पर भी दिया गया और वो हेल्पर कोई और नहीं बल्कि रेड था। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन लाइब्रेरियन ब्रुक्स एक कैदी के ऊपर हमला कर देता है जिसके अंडर एंडी काम करता था। वो एक कैदी को मारने की कोशिश करता है। दरअसल सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी है, लेकिन वो इस जेल से बाहर नहीं जाना चाहता। वो इस जेल में पिछले 50 सालों से है और ये जेल ही उसकी अब पूरी दुनिया बन चुकी है। यहाँ रहने के लिए उसने अब ये नई तरकीब निकाली है कि शायद इससे उसकी सज़ा कुछ बढ़ जाए और वो अपने उम्र का ये आखिरी पड़ाव यहीं पे बिता सके। लेकिन एंडी के समझाने पर बूढ़ा ब्रुक्स उस आदमी को छोड़ देता है। जेल से रिहा होने के बाद ब्रुक्स को वाकई बहुत अजीब लगता है। 50 साल में बाहरी दुनिया की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। जेल में जाने से पहले उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक कार देखी थी, लेकिन अब इंसानों से ज़्यादा सड़क पे कार दौड़ रही है। इस तेज़ रफ्तार भरी ज़िंदगी में चलने के लिए ब्रुक्स बहुत पीछे रह गया है। वो अपने आप में ही कहीं खोया हुआ सा रहता है। वो हमेशा अपने जेल के दिनों और अपने साथियों को याद करता है और एक दिन परेशान होकर वो अपने साथियों को एक लेटर लिखता है कि वो अब अपने आप को ख़त्म कर रहा है। ब्रुक्स के लेटर से एंडी और उसके साथी बहुत अपसेट हो जाते हैं। कुछ समय बाद जेल के वार्डन ने इनसाइड आउट नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम में जेल के कैदियों से काम करवाया जाएगा ताकि वे जान सके कि कितने मेहनत से पैसा कमाया जाता है। साथ ही इनके कमाए हुए पैसों से जेल के बजट का बर्डन भी सरकार पे काफ़ी कम रहेगा। सस्ती लेबर होने की वजह से नॉर्टन को कई कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। इससे नॉर्टन ने बहुत सारा पैसा कमाया, वो भी गवर्नमेंट की नज़र में धूल झोंक के। और उसके इन सारे काले पैसों को ठिकाने लगाने का काम एंडी का है। एंडी जो कि एक बहुत बड़ा बैंकर था, ये सारा काम आसानी से कर लेता है। इसके लिए वो एक ऐसे काल्पनिक शख्स को नॉर्टन का पार्टनर बनाता है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। एंडी ने उस पार्टनर के सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करवा लिए हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स सर्टिफिकेट वगैरह। इवन उसके नाम के कई बैंक अकाउंट्स भी ओपन करवा लिए हैं और नॉर्टन का सारा कमाया हुआ ब्लैक मनी वो उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देता है, जिससे नॉर्टन कभी भी पकड़ा न जाए। और अगर इस बारे में किसी को पता भी चल जाए तो पुलिस उसके इमेजिनरी पार्टनर के पीछे पड़ेगी, ना कि नॉर्टन के। एंडी के इस काम से नॉर्टन बहुत खुश है, इसीलिए वो एंडी के साथ थोड़ी नरमी से पेश आता है और उसने अब एंडी को इजाज़त दे दी है कि यहाँ के कैदी अब जेल से ही अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, जिसमें एंडी सभी की मदद भी करता है। इसी दौरान जेल में टॉमी नाम का एक नया कैदी आता है। वो उम्र में बहुत छोटा है, इसीलिए उसका खून भी काफ़ी गर्म है, लेकिन वो एंडी से बहुत इम्प्रेस्ड है। एक दिन वो एंडी के पास जाता है और उससे बोलता है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है ताकि जेल से निकलने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। लेकिन उसे बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता। एंडी इस काम में उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है, इस शर्त पर कि उसे पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करनी होगी। एक दिन बातों बातों में टॉमी रेड से एंडी के बारे में पूछता है कि एंडी इतना इंटेलिजेंट और इतने नर्म दिल का है तो फिर वो जेल में क्या कर रहा है। तब रेड उसे एंडी के बारे में बोलता है कि उस पर उसकी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड के मर्डर का आरोप है। वो कभी एक बहुत बड़ा बैंकर था। ये सुनते ही टॉमी खामोश हो जाता है।
रेड के पूछने पर वो बोलता है कि 4 साल पहले भी वो चोरी के जुर्म में एक दूसरे जेल में था। वहाँ उसकी मुलाकात एक कैदी से हुई। उसने टॉमी को बताया कि उसने कई चोरियाँ की है और एक बार तो उसने एक आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर भी किया था। लेकिन मज़े की बात यह है कि पुलिस ने उस औरत के हस्बैंड को ही पकड़ लिया और उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई। वो आदमी एक बहुत बड़ा बैंकर था, यानी कि एंडी वाकई निर्दोष था। ये सुनते ही एंडी को अपने आप को निर्दोष साबित करने की एक उम्मीद जगी। वो तुरंत नॉर्टन के पास जाता है, लेकिन नॉर्टन उसकी मदद करने की बजाय उसे अपने काम पर ध्यान देने को बोलता है, क्योंकि नॉर्टन ये अच्छे से जानता है कि अगर एंडी यहाँ से चला जाएगा तो उसका सारा बिजनेस ठप पड़ जाएगा। हालांकि एंडी उसे ये आश्वासन भी देता है कि वो जिंदगी भर उसके लिए काम करता रहेगा और कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। लेकिन नॉर्टन उसकी एक नहीं सुनता, उल्टा उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। साथ ही नॉर्टन टॉमी को भी धोखे से गोली मार देता है और इसे एनकाउंटर का नाम देता है कि वो जेल से भाग रहा था। इसके बाद नॉर्टन एंडी के पास जाता है और उसे बोलता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी, इसीलिए उसे गोली मार दी गई। एंडी जानता है कि नॉर्टन झूठ बोल रहा है। नॉर्टन आगे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ इस कोठरी से निकलने के बाद मेरा काम पूरे ध्यान के साथ करो, नहीं तो मैं तुम्हारे लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन एंडी उसका काम करने से मना कर देता है। इस बात से गुस्से में नॉर्टन गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि एंडी की काल कोठरी की सजा को 1 महीने और बढ़ा दिया जाए। अब पूरे 2 महीने काल कोठरी में बिताने के बाद जब एंडी बाहर आता है तब रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे। रेड बोलता है हाँ, लेकिन तब तक मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा, शायद मेरा दिमाग तब तक काम करना बंद कर दे। तब एंडी बोलता है लेकिन जब मैं यहाँ से निकलूंगा तब मैं मैक्सिको में समंदर किनारे एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत होटल खोलूंगा और कुछ पुराने बोट्स भी खरीद लूंगा। उनकी मरम्मत करने के बाद अपने दोस्तों के साथ मैं समंदर में निकल जाऊंगा मछली मारने। कहा जाता है कि मैक्सिको इतना सुंदर है कि वहाँ समंदर किनारे इंसान खुद को खो देता है। एंडी से ये सारी बातें सुन के रेड थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी अभी वो काल कोठरी से 2 महीनों की सजा काट के आया है और सुना है कि 1 हफ्ते में ही इंसान वहाँ पागल हो जाता है। वो जीने की उम्मीद छोड़ देता है। कहीं ब्रुक्स की तरह एंडी भी तो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहा। वो हैरानी से एंडी की तरफ देखता है। एंडी आगे बोलता है लेकिन मुझे वहाँ तुम्हारे जैसे एक जुगाड़ू आदमी की ज़रूरत पड़ेगी रेड। ये बोलते हुए वो उठ के जाने लगता है। रेड हैरानी से एंडी की तरफ देखता रहता है। अचानक एंडी वापस रेड के पास आता है और बोलता है कि तुम सच बोलते हो रेड, इस जेल में मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं यहाँ घुट घुट कर जीऊँ या अपने आप को ख़त्म कर लूँ। लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो रेड कि अगर तुम यहाँ से कभी निकले तो बक्सरन में एक बहुत बड़ा मैदान है। उस मैदान में एक बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है। उस दीवार पर एक काला पत्थर है और उस पत्थर के नीचे कुछ दबा हुआ है। वादा करो कि जब तुम यहाँ से निकलोगे तो तुम उस पेड़ के पास जरूर जाओगे। रेड पूछता है कि उस पत्थर के पीछे क्या है एंडी। एंडी बोलता है ये जानने के लिए तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। इतना कहकर एंडी सीधे नॉर्टन के ऑफिस चला जाता है। रोज का काम खत्म करने के बाद वो सभी फाइल्स और डायरी एक स्पेशल लॉकर में रखता है। इसके बाद वार्डन एंडी को बोलता है कि मेरे कपड़े लॉन्ड्री के लिए दे देना और जूते बिल्कुल आईने की तरह चमका देना। हम देखते हैं कि एंडी नॉर्टन के जूतों को अच्छे से पॉलिश करने के बाद अपने सेल में चला जाता है। वहीं रेड आज रात बहुत परेशान है, क्योंकि उसे शक है कि एंडी आज अपनी जान दे सकता है। अगली सुबह कैदियों की गिनती के समय सभी कैदी अपने अपने सेल से बाहर आके खड़े होते हैं। रेड बेसब्री से एंडी के निकलने का इंतजार करता है, लेकिन आज एंडी नहीं निकला। एक गार्ड एंडी को वार्निंग देता है कि निकलो, नहीं तो आज तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। वो फिर भी नहीं निकला और जब गार्ड गुस्से में उसके सेल के पास पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि एंडी आज अपने सेल में है ही नहीं। उधर नॉर्टन जब अपने ऑफिस में अपने जूते चेंज करता है तो वो भी अपने जूतों की जगह एंडी के जूते देख के हैरान हो जाता है। वो तुरंत एंडी के सेल में पहुंचता है और जब उसे पता चलता है कि एंडी अपने सेल में नहीं है तब वो भी हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि एंडी के साथियों को ज़रूर उसके बारे में कुछ पता होगा, लेकिन वो गलत था। किसी को कुछ भी नहीं पता था, रेड को भी नहीं। एंडी के सेल से उसे सिवाय कुछ पत्थरों के और कुछ भी नहीं मिलता। एक पत्थर के टुकड़े को उठा के जब वो दीवार पे मारता है तब दीवार पे लगी पोस्टर में छेद हो जाता है। पोस्टर हटाने पर नॉर्टन के साथ वहाँ मौजूद रेड और बाकी गार्ड्स भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पोस्टर के पीछे थी एक बड़ी सी सुरंग जहाँ से एंडी भागा था। इस सुरंग से निकलने के बाद एक बदबूदार टनल के रास्ते रेंगते हुए उस रात एंडी यहाँ से भागा।
आज एंडी ने वो काम कर दिखाया जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। एंडी को ढूंढते हुए गार्ड्स वहां पहुंचे जहां से एंडी निकला था। उन्हें वहां एंडी के गंदे कपड़े, एक साबुन और उस छोटे से पत्थर तराशने वाले हथौड़े के अलावा और कुछ भी नहीं मिला, जो कि बिल्कुल घिस चुका था। इससे रेड को ये पता चल गया कि इस हथौड़े से सुरंग बनाने में 600 साल नहीं लगेंगे, सिर्फ 20 साल लगेंगे। पिछले 20 सालों से रोज रात को सबके सोने के बाद एंडी जेल में सुरंग बना रहा था। साथ ही दीवार से जो मिट्टी निकलती थी उसे वो अपनी जेब में रखता और सेल के बाहर ज़मीन पर बिखेर देता था। दरअसल टॉमी की मौत के बाद एंडी ने फैसला किया कि उसका जेल का समय पूरा हुआ। उस रात अपना काम खत्म करके फाइल और डायरी की जगह उसने दूसरी फाइल और डायरी रख दी और फिर उसने वैसा ही किया जैसा नॉर्टन ने उसे कहा था। उसने जूतों को आईने की तरह चमकाया और फिर उन्हें खुद पहन के अपनी सेल में चला गया। किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया और वार्डन के कपड़ों को उसने खुद ही पहन लिया। ऊपर से उसने अपने कपड़े पहन लिए। रात में सबके सोने के बाद वो सुरंग से निकल गया। उस रात कुदरत ने भी उसका साथ दिया। जब भी बिजली गिरती वो टनल के पाइप पे एक पत्थर से चोट करता और फिर आधे मील तक एंडी उस बदबूदार टनल में रेंगते हुए आगे निकला। अगली सुबह जब नॉर्टन इस बात से हैरान था कि एंडी ने एक 6-7 इंच हथौड़े से जेल में सुरंग बना दी, तब एंडी सूट बूट में कई सारे बैंक में गया और ये वही आदमी था जो नॉर्टन का एक काल्पनिक पार्टनर था। उसने हर एक जगह से अपने अकाउंट क्लोज करवाए और डिपॉजिट्स लेकर चला गया। जब वो निकला तब उसके पास $3,70,000 थे। साथ ही उसने नॉर्टन की सारी फाइल प्रेस में भिजवा दिए और अगले दिन नॉर्टन की काली खबर आग की तरह फैल गई। नॉर्टन को जैसे ही इस बारे में पता चला तो पुलिस के आने से पहले उसने अपने खिलाफ सबूत हटाने के बारे में सोचा और जैसे ही उसने फाइल ओपन की तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उसकी फाइल की जगह वो बाइबल रखी हुई थी जिसे पढ़ने की सलाह वो हमेशा एंडी को दिया करता था, जिसमें लिखा था, आप सही थे, मुक्ति इसी में है। आगे पन्ने पलटने पर वो देखता है कि बुक के पन्ने हथौड़े के आकार से इस कदर कटे हुए थे कि हथौड़े को उसमें आसानी से छुपाया जा सकता है। उसी समय वहाँ पुलिस आके सबसे पहले हेडली को गिरफ्तार करती है, लेकिन नॉर्टन ने उन्हें थोड़ा परेशान किया। उसने अपने ऑफिस का डोर लॉक कर दिया और फिर अपनी गन से खुद को ही खत्म कर लिया। सीन चेंज होती है। नॉर्टन की मौत के कुछ दिनों बाद रेड को जेल में एक लेटर मिलता है जो बिल्कुल खाली था, बस एक एड्रेस लिखा था। वो बिल्कुल बॉर्डर पर था जहाँ से शायद एंडी मैक्सिको भागा होगा। एंडी के बारे में सोच के रेड को हंसी आ जाती है। जेल में अक्सर एंडी के साथी उसी के बारे में ही बातें किया करते हैं। रेड उसे बहुत मिस करता है। कुछ दिनों बाद रेड की सज़ा माफ़ कर दी जाती है और सरकार की तरफ से उसे एक अपार्टमेंट और उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जॉब दी गई जहां ब्रुक्स को रखा गया था। लेकिन ब्रुक्स की ही तरह रेड के लिए भी सर्वाइवल मुश्किल हो रही है, क्योंकि उसने भी अपनी ज़िंदगी के 40 साल जेल में बिताए थे। वो भी ब्रुक्स की ही तरह अपने आप को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन एंडी से किया हुआ अपना वादा उसे याद आ जाता है और फिर एक दिन काम से छुट्टी लेकर वो उसी जगह जाता है जहाँ एक बड़ा पेड़ है। साथ ही पत्थरों की एक दीवार भी है और इस दीवार पर एक काला पत्थर भी लगा हुआ है। और जब रेड उस पत्थर को उठाता है तो उसे उसके नीचे एक बॉक्स मिलता है। रेड को उसमें कुछ पैसे और एक लेटर मिलता है। ये लेटर एंडी का है, जिसमें लिखा है, क्या तुम्हें उस जगह का नाम याद है रेड, जो मैंने तुम्हें बताया था? रेड मन ही मन उस जगह का नाम लेता है। आगे लिखा था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और हाँ, बोट्स तैयार है, याद है ना? उम्मीद अच्छी नहीं बल्कि सबसे अच्छी चीज़ होती है। इसके बाद रेड अपने अपार्टमेंट जाके अपना सामान पैक करके वहाँ से मैक्सिको निकल जाता है। रेड एंडी से मिलने के लिए इतना खुश है कि वो बैठ भी नहीं पा रहा। वो बस जल्दी से उसके पास जाना चाहता है, उसे गले से लगाना चाहता है। अपने लंबे सफ़र को तय करके जब रेड एंडी के पास पहुँचता है तब वो उसे एक बोट की मरम्मत करते हुए दिखता है। दोनों एक दूसरे को खुशी से गले लगा लेते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।